नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मस्त हैं जी। चलिए बहुत अच्छा है। तो आज वर्ग 8 का कौन नंबर लेक्चर 5 चल रहा है सूक्ष्म जीव का। कौन सा? सूक्ष्म जीव। चैप्टर का नाम क्या है? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र कैसे हैं और शत्रु कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब जो है पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसको भी टॉपिक कुछ कुछ समझ चुके हैं। अपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात, देखो पर्यावरण को शुद्धिकरण, अपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात पहली, माली मतलब समझते हो? माली क्या के बोलते हैं? हाँ, बगीचा वगैरह के देख रेख वाला ना। देखो माली को देखने के पश्चात पहली है बूझो और दूसरे विद्यार्थी ने घरों और बगीचे से पत्तियां, फल, सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। माने कि देखो उसमें जो ये सब जितना माली जो है ना, पत्ती बगीचा वगैरह में सब पत्तियाँ जो होता है, फल सब्जी कचरा एकत्र करके मैंने जमा करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। अरे विघटित सड़ गल करके क्या में परिवर्तित हो गया? खाद में, खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, खाद में परिवर्तित कैसे हो गया ना। अब इसको क्रियाकलाप 2.5, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। 2 गमला लेना है, क्या लेना है? गमला लेना है, आधा भर देना है। क्या कर देना है उसको? आधा चिन्हित। अब इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एगो में ए लिख देना है, एगो में क्या लिख देना है? बी लिख देना है। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए। एक गमला में क्या है? पौधा कचरा भरना है। कहाँ ध्यान दीजिए, एक गमला में क्या है? पौधा कचरा भरना है। एक गमला में क्या रखना है? कचरा भरना है। जो बगीचा माली जो कचरा उचरा सब था ना, उसको भरना है। तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। एगो में तो कचरा भर दिए और दूसरा में क्या क्या भरना है? कांच माने शीशा, पॉलीथीन, अरे पॉलीथीन नहीं देखते हो, भर दिए। और खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए और एक ओर कहीं रख देना है। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। इसके बाद 3-4 सप्ताह के बाद उसको जांच किए, देखिए कि क्या हुआ। देखेंगे शीशा सड़ गया, देखे ना? नहीं। अच्छा, क्या आपको दोनों गमलों के वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? और 3-4 सप्ताह के बाद गए तो कोई दोनों गमला में कोई अंतर दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिया? क्या दिखाई दिया? हाँ, एक कचरा वाला में सड़ जाएगा और दूसरा वाला में जैसे है पॉलीथीन वाला में सड़ता तो नहीं है। हाँ देखो, आप देखेंगे गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। माने उसको अपघटन हो गया मतलब कि सड़ गया ना। यह कैसे हुआ भाई? सूक्ष्म जीव द्वारा, सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन कर। अरे पादप मतलब क्या? पादप मतलब क्या? पेड़ पौधा ना। अवशिष्ट का, अवशिष्ट मतलब कि खराब पदार्थ का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। उसको सड़ा गला कर क्या में बदल दिया गया? खाद में। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? अरे कुछ परिवर्तन हुआ तो देखेंगे कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तित नहीं हुआ। मैंने चेंज हुआ नहीं। बी में क्योंकि पॉलीथीन था, प्लास्टिक था, कांच था, बोतल था, कांच का बोतल था, ये सब सड़ेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ए में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। वो अवशिष्ट पदार्थ जितने थे वो सूक्ष्म जीव के माध्यम से वो क्या हो गया? अपघटन हो गया, माने खाद में परिवर्तित हो गया ना। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकता। ये क्रिया नहीं, सूक्ष्म जीव इसमें नहीं क्रिया करना पाएगा, उसको सड़ाने गलाने नहीं पाएगा। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को, अरे अक्सर मात्रा में, बड़ी मात्रा में मृत जीवों मतलब मरल जीव को सड़ते हुए पादप को कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। अरे बैल, गाय, भैंस सड़ते हुए देखे हो नहीं? आप पेड़ पौधा भी देखते होंगे कि धीरे 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 बहुत बड़ा था लेकिन धीरे 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 सब खत्म हो जाता है। आप देखते हैं कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं, माने कि पूरा खत्म हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव
इसका मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म जीव है। मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। वो देखो, उसे मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें क्या करके अपघटन करके सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ अन्य पौधे और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं, फिर से उपयोग में ले लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मान लो छोड़ दिया जाए, सूक्ष्म जीव ना खाए, बहुत सारा मतलब क्या आएगा? दुर्गंध आएगा। लेकिन उसको जब उसी को सूक्ष्म जीव के सहायता से क्या हो जाता है? धीरे धीरे अपघटन हो जाता है। इसलिए उसको पर्यावरण को हम लोग शुद्धिकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुद्धिकरण है। ठीक है। हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हानिकारक कैसे सूक्ष्म जीव है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है, बहुत प्रकार का हानिकारक है। कैसे? कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। देखो क्या क्या में मनुष्य में भी, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करता है। कोई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं कि रोग उत्पन्न करते हैं। ना तुम लोग पढ़ने आई कि खाली प्रवचन सुनने आई हो? सुनेगा तबे ना समझ में आएगा। कुछ सूक्ष्म जीव का है मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। वैसे को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तु को संशोधित कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। देखो कोई और ऐसा सूक्ष्म जीव है भोजन के माध्यम, भोजन जो है भोजन खराब कर देता है, देखे हो ना। फिर कपड़ा भी खराब कर देते हैं, कपड़े एवं चमड़ा की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव कैसे रोग कारक करता है? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, सांस लेते हैं तब ना, पेयजल माने पीने वाला जल, एवं भोजन द्वारा, एवं खाना जो खाते हैं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और काका कैसे रोग जब उत्पन्न होता है तो कैसे कैसे हो जाता है? श्वास जब लेते हैं, सांस लेते हैं तब आ जाता है, जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर देता है। ठीक है। संक्रमित व्यक्ति अथवा संक्रमित व्यक्ति मतलब जिसको हुआ है बीमारी अथवा जंतु को सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो जा सकता है। समझो मतलब एक से दूसरे में फैल सकता है। क्या संचरण मतलब? एक से दूसरे में फैलना संचरण कहलाता है ना। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, देखो एगो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? संक्रमित व्यक्ति। जैसे पीड़ित है कोई चीज बीमारी से, तो क्या कर सकता है? व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों को कुछ उदाहरण जैसे है हैजा। एक को हैजा हुआ तो दूसरा में हैजा हो जाता था। अभी हैजा कम हो रहा है, पहले हैजा बहुत जल्दी होता है। एक का जहाँ हैजा हुआ घर में पूरा बीमार एकदम टोला बर्बाद हो जाता था हैजा के चलते। बहुत सारा सोच लो कि गांव खत्म हो जाते थे। अगर एक को हैजा हुआ दूसरा में तुरंत संक्रमित हो जाता है, तुरंत दूसरा में हो जाता है, तुरंत दूसरा में हो जाता है। एक समय ऐसे हमको घर के आसपास में हुआ था। एगो के यहाँ भर्ती कराए हैं, दूसरा के लेके जा रहे हैं वहाँ, दूसरा भी वहाँ वैसे ही। इसमें बता रहे हैं ऐसा हो जाता है हैजा, तब संक्रमित रोग है मतलब एक दूसरे में फैलता है। ठीक है ना। हवा के माध्यम से फैल जाता है, पानी पिएंगे तब वो फैल जाएगा। ठीक है। बैठेंगे साथ में तब वो हो जाएगा। समान सर्दी जुकाम, किसी को सर्दी हो जाता है तो देखते हो खाई मारी छूटता है तो तुरंत मारी जैसे ही उसमें पड़ जाता है। वो भी करे 2 दिन के बाद कहे करे हमरो सर्दी पकड़ ले लग, तो सर्दी पकड़ने के कारण है वो संक्रमित हो गया, उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया। सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एवं क्षय रोग हो गया। ये सब जैसे खासरा उसरा जैसे होगा, दाग वगैरह जैसे होता है, एक में फैल जाता है दूसरा में फैलने लगता है, तभी ना बैठाते नहीं है ना। देखते हो ना, हो देखते हो कि नहीं देखते हो? जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, देखो आई हो गया, छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। छींकते हैं ना तलक हजारों रोगाणु नाकवा में चला गया, उत्पन्न हो गया ज़्यादा, तो जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर देता है। वायरस श्वास के साथ ले जाने वाले वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या हुआ?
अच्छा रुक गया आवत में। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? अब इसको कैसे रोकेंगे भाई? आखिर रोकेंगे कैसे? छींकने से भाई सब में लग जा रहा है तो इसको रोकना ना पड़ेगा। हाँ, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। छींकते समय डायरेक्ट नहीं छींक देना चाहिए। जब हुआ है सर्दी तो डायरेक्ट छान ले, ऐसा नहीं करना है ना, उसको ऐसे कर लेना है या रुमाल रखना चाहिए। तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से प्राप्त दूरी बनाए रखे, और जो संक्रमित बीमारी है, जो जिसमें बीमारी है, उसको दूरी बना के रखना है। ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी है जो रोगकारक सूक्ष्मजीव को रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी क्या करते हैं? घरेलू मक्खी रोगवाहक मतलब एक दूसरे में रोग उत्पन्न कर देता है, यहाँ से वहाँ ढो देता है। वाहक मतलब ढो देता है, का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, और बैठता नहीं अपशिष्ट पर, खराब पदार्थ पर बैठ जाता है। गंदा होने किया हुआ है अमान के खाने पर बैठ जाता है। नहीं देखने पाते हैं लेकिन उसी से बीमारी होता है। देखो, मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, मक्खी जो है, देखो मक्खी बिना ढके भोजन, तुम लोग तो ढकते नहीं हो, भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। एक यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। हम लोग मिठाइयाँ इसी लेते हैं, मार तरीके मच्छर यानी गली नाली बैठल है, आने मिठाई रखल है, और वही पर भन 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 जाके करता है। दिया तो मिठाइया हो, मिठाइया दिया तो ऐसे करते हैं ना, इसीलिए ज्यादा बीमार पड़ता है। शहर वाला देखते हो ना, मोटा के एकदम पूरा अति हो जाता है, इसमें रोग सब पूरा होता है सब। ठीक है, तो देखो यही है। तो भोजन पर बैठती है, रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। चुप रहो। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। मादा एनोफिलीज माने मादा एनोफिलीज मच्छर का नाम है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। यही सब मच्छर जो है जाता है और ये सब बीमारी फैलाता है। मच्छर प्लेज्मोडियम माने मलेरिया परजीवी का वाहक है। अगर ये मच्छर प्लेज्मोडियम का है, मलेरिया परजीवी, मलेरिया बीमारी है ना, उसको परजीवी का वाहक है, माने कार्य करता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मतलब मादा एडिस मच्छर कौन है? डेंगू बीमारी होता है। कौन सी बीमारी? डेंगू। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? माने मलेरिया क्या और डेंगू को कैसे रोकेंगे? इसको देखिए, ये देखो कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज मच्छर। इसी को काटने से कौन सा बीमारी होता है? देखो देखो ना। अब इसके बाद है अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दे? अध्यापक लोग कहते हैं ना पानी जमा नहीं करना है। काहे नहीं करना है भाई? वहाँ हाँ देखो, यहाँ सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जितना भी मच्छर है जल में उत्पन्न होता है। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, पानी को रुकना नहीं देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुद्ध रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। मच्छर को पैदा होने से हम रोक सकते हैं। उसको साफ सुथरा रखेंगे, पानी एकत्र नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे, कहीं भी पानी जमा नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसे उपायों को सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब ऐसे बीमारी को रोकने के लिए मलेरिया को, चलो क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर इसके बाद लिखवाना था, लेकिन आगे हम पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद कल जो है नोट आप लोग को करवा देंगे। ठीक है ना। सारणी देखिए, मनुष्य सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला समान रोग है। मानव रोग। मानव रोग क्या है? क्षय रोग, खासरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ये सब है ना। तो देखो क्षय रोग किसको काटने से होता है? जीवाणु को काटने से होता है। संचरण का तरीका है वायु जैसे जीवाणु जो है वायु के माध्यम से क्षय रोग पहुंचाता है। बचाव का उपाय कैसे इसको बचा सकते हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना होगा। रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना होगा। ठीक है ना। जैसे खासरा कैसे होगा? वायरस के माध्यम से होगा। ये भी वायु है, वह क्या है? वायु तरीका है। संचरण कैसे होगा? तो वायु से होगा। जैसे चिकन पॉक्स वायरस है, ये भी वायु सीधे संपर्क में हो जाता है।
पोलियो वायरस से ही होता है, वायु और जल में, वायु है तो जल से। अब देखो इसमें हैजा कैसे होता है, जीवाणु से होता है। टाइफाइड कैसे होता है, जीवाणु। ये जीवाणु जो है जल और भोजन के माध्यम से संचरित होता है, जीवाणु जो है जल के माध्यम से होता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबल पेयजल एवं टीकाकरण करना होगा। इससे बचने के लिए क्या, उबाल का पानी पीना चाहिए, टीकाकरण समय समय पर करना चाहिए, तब जाकर हैजा की बीमारी और टाइफाइड की बीमारी रोक सकता है। हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस का माध्यम है, ठीक है। इसको जल के स्रोत से होता है। उसमें क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए उबले हुए पेयजल का प्रयोग कर टीकाकरण होना चाहिए, माने उबाल करके पानी पीना चाहिए ना। अच्छा, मलेरिया कैसे होता है, ये मलेरिया प्रोटोजोआ है और इस जो मच्छर के से होता है, और मच्छरदानियों का प्रयोग करके इसको मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने देना है, तब जाकर के इसको हम मलेरिया को रोक सकते हैं। अब मंजू कहेगा कि 7 बजे छुट्टी कर दिलन, हम जान रहे थे और इसको हम यहाँ तक पढ़ा दिए, लेकिन अभी पढ़ा दे रहे हैं, अभी ये भी पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद आगे कुछ होगा। मनुष्य में होने वाले कुछ समान रोग हो गए, जैसे उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तरीका दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, जंतु में भी तो होता है जी, ऐसा नहीं ना कि मनुष्य के बारे में होता है, जंतु में भी होता है। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरना तो दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। देखो ना, कभी कभी रंग अड़ता है, पहले ऐसे करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, वही बीमारी है। कौन सा है, एंथ्रेक्स। उदाहरण के लिए जैसे एंथ्रेक्स हो गया ना, अब मुंह में देखो ना, कभी कभी बैल को, अरे गाय बैल को नहीं देखे भाई, इसको ऐसे अति हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसको हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बाबा जी हैं रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। हाँ, ये अगर कोई पूछेगा कि ये देखो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। जो ये क्या का कारक है, तो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है, ठीक है। पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अब पौधा में भी तो होता है, ये तो जंतु में हो गया, ये एंथ्रेक्स हो गया ना, एंथ्रेक्स। अब पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या है भाई, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। अरे आता है ना, फसल में खेती बाड़ी में कमी हो जाता है कि नहीं, रोग लग जाता है। तो देखो तलिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। पादप रोग मतलब पेड़ पौधा वाला रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मतलब इसको ये रसायन मतलब केमिकल वगैरह डाल करके इसको बचाते हैं कि नहीं, छिड़काव करते हैं ना, हाँ तो करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ समान रोग है। कौन कौन रोग होता है, देखिए पादप रोग, जैसे नींबू कैंकर है, गेहूं के रस्ट हो गया, भिंडी के पित्त हो गया, कुछ और सारा बहुत है। देखो सूक्ष्म जीवाणु से नींबू कैंकर होता है, और संचरण का तरीका क्या है, कैसे जाता है, वहाँ वायु के माध्यम से चल जाता है। गेहूं की रस्ट एक कवक के द्वारा होता है, इसमें वायु और बीज के माध्यम से होता है। किसके, वायु और बीज के संचरण, मतलब इस एक स्थान से दूसरे स्थान में। भिंडी का पित्त ये वायरस से होता है, इसमें कीट के होता है, ठीक है। देखे होंगे सब मार करके एकदम पतैया भिंडिया वाला छिद्र जैसा हो जाता है, देखे है ना। अच्छा बहुत है कार्य, थैंक यू, बस इतना ही आज का, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैप्टर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।